वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 23 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। यह रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई थी और इस रैंकिंग के अनुसार इसमें प्रथम स्थान पर है बिहार का मधुबनी जिला। आपको ध्यान रखना है मधुबनी जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपके प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः कौन है। तो अगर हम बात करें दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर बिहार का समस्तीपुर जिला है, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, चौथे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और पांचवें स्थान पर है मुजफ्फरपुर। ये तमाम चीजों की जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। हालांकि यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग भी घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जिसमें आपको जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें आपको 950 प्रश्न देखने को मिलेगा समग्र विश्लेषण के साथ। ये ध्यान रखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलता है बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, यहाँ से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके डेली एक टेस्ट में मतलब भाग लेकर के अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, इसके अलावा जो भी हमारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं इन सभी का भी आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितने भी हमारे नोट्स वगैरह हैं जो आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे वहां पर आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और अभी हमने रिसेंटली 68वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखें, जो लोग अभी से ही 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वैसे लोग जो यहाँ पर पहले से मेंबरशिप लिए हुए हैं तो वैसे लोगों को या फिर वैसे छात्रों को यहाँ पर दोबारा मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आपको सारा मटेरियल मिलेगा। जितने दिन का आपका प्लान है उतने दिनों तक यहाँ पर आपको मटेरियल मिलता रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। बिहार करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अभी हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद ये क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठता होगा ये क्विक वाटरिंग सिस्टम आखिर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दरभंगा जंक्शन के बाद अब मुजफ्फरपुर पर भी या फिर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी क्विक वाटरिंग सिस्टम चालू कर दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें क्विक वाटरिंग सिस्टम की तो इसके माध्यम से ट्रेन के कोचों में पानी भरने का कार्य किया जाता है या फिर किया जा सकता है। यहाँ पर उसी चीज को हमने लिखा कि इस आधुनिक सिस्टम से 10 मिनट में 24 कोच में पानी भरा जा सकता है। ये इसकी क्षमता है कि 10 मिनट में 24 कोच में पानी भरा जा सकता है। ट्रेन के डब्बों को ही कोच कहा जाता है। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रेलवे ने पानी की बर्बादी को रोकने एवं कम समय में अधिक से अधिक कोचों में पानी भरने के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम बहाल किया। यही उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई पूर्व मध्य रेलवे में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और पूर्व मध्य रेलवे की जो मतलब कर सकते हैं मुख्यालय ये है हाजीपुर, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल आते हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कई दिन पहले भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हुई है मुजफ्फरपुर जिला की। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसी पहल जो किया गया बिहार में पहला जंक्शन है दरभंगा जंक्शन और दरभंगा जंक्शन के बाद अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ऐसे ही कर सकते हैं क्विक वाटरिंग सिस्टम चालू किया गया है। बात है यहाँ पर मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर पर हम ध्यान रखें मुजफ्फरपुर जिला जो है ये बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और बिहार में 9 प्रमंडल है जिसमें कि तिरहुत भी एक प्रमंडल है। अगर हमने यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात की है तो एक पॉइंट और भी बनता है कि पिग्गी बैंक स्कीम मुजफ्फरपुर द्वारा चलाई गई थी जिसकी देश स्तर पर खूब सराहना की गई थी। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारी संबंधित चीजें यहाँ से आप लोगों को चेन बना के इसी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न का हाल ही में नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीव कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में मशरूम मैन के नाम से जाने जाने वाले संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 2021 का ये अवार्ड है, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि ये मशरूम मैन के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है संजीव कुमार। इन्हीं को भी हाल ही में इस अवार्ड से, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 2021, और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं इन्हीं को सम्मानित किया गया है। अगर हम इनकी बात करें संजीव कुमार की तो वे नालंदा जिले के निवासी हैं और उन्हें यह अवार्ड कृषि एवं सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है।
बात है नालंदा जिला की, तो नालंदा जिला की भी हम लोग चर्चा करते हैं कि नालंदा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और नालंदा की चर्चा भी, तो नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। और फिर इसी में एक और पॉइंट है कि राजगीर और बोधगया को हाल ही में हरित शहर बनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया था, इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान है कि आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर वीडियो को शॉर्ट कीजिए, आज भी मुझे एक कमेंट देखने को मिला था, तो ऐसी चीज़ों से आप लोग बचिए। करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हैं तो आधा घंटा आपको समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटा में से आधा घंटा समय दीजिए करंट अफेयर्स को। अगर आपको लगे कि 10 मिनट में करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए चैनल नहीं बना। आप लोग वन लाइनर जहाँ पे आपको मिलता है कंटेंट, आप वहाँ पर जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको इसी तरह से डिटेल में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के डिमांड पे हमने एक प्लान सोचा है कि इसके माध्यम से जो मतलब कर सकते हैं पूरे मंथ में जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसे वन लाइनर फॉर्मेट में बिहार स्पेशल जो करंट होगा, आप लोग बोलेंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन हमने जो सोचा है कि बिहार करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर सेगमेंट होगा, यानी वन लाइनर वाला जो करंट अफेयर्स होगा, ये मंथ के एंड में हर मंथ से रिलेटेड इस तरह का मतलब एक सीरीज चलाया जाएगा। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर इसमें किसी प्रकार के कोई सुझाव चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये घोषणा भी हाल ही में हुई और इसका राइट आंसर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और ये क्रिसमस पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। इस वर्ष 2021 में क्रिसमस के अवसर पर यह लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही एलियंस दुनिया की खोज शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यह भी है कि एलियंस की दुनिया का खोज करना। हमने यहाँ पर इस टेलीस्कोप के बारे में और भी कई पॉइंट को लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय एरियन रॉकेट दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से लेकर रवाना होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस मिशन की या फिर इस परियोजना की, तो इस परियोजना में नासा यूरोपीय तथा कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगभग उस समय की शुरुआत को देखेगा जब पहले तारे और आकाशगंगाएं बन रही थी, यानी कि उस दौर के या फिर उस समय की यहाँ पर मतलब कह सकते हैं एक तरह से आकलन किया जाएगा, एक तरह से अध्ययन किया जाएगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि साथ ही पृथ्वी के करीब सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की वायुमंडल की भी जांच की जाएगी और साथ साथ इसके जरिए एलियन से मिलने वाले सिग्नल को भी पहचाना जाएगा, यानी कि कह सकते हैं सिग्नल के माध्यम से ये एलियंस की दुनिया का खोज भी होने की संभावना है इस टेलीस्कोप के माध्यम से। तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा मतलब इसे क्रिसमस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न ऑप्शन में हमने लिखा ऑप्शन नंबर ए में इसरो। तो इसरो जो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जबकि नासा की अगर हम बात करें तो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। वहीं पर अगर हम बात करें जेक्सा की, तो जेक्सा जो है ये कह सकते हैं जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। उसके अलावा और भी रोसकॉस्मोस है एक, जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। एक है सुपार्को, जो कि कह सकते हैं पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और भी कई सारे प्रमुख देश हैं जहां से आपको सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में नाम प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ये तमाम चीजों को इसी तरह से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि देश भर में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मनाया गया फिर मनाया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई है ये 20 दिसंबर को हुई और ये 25 दिसंबर तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया गया फिर मनाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए जो इमेज लगाया गया ये गलत इमेज यहाँ पर लगाया गया, इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि प्रशासन गांव के संग थीम पर इस अभियान के दौरान जिलों के नागरिकों की शिकायतें निपटाने का अभियान चलाया जाएगा या फिर चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में 20 दिसंबर को हुई है। हमने यहाँ पे सुशासन दिवस के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी चर्चा की है कि सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से आपके दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और ये कब मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना ये 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 20 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार जो मतलब कर सकते हैं यहाँ पे सुशासन दिवस या फिर सप्ताह जो मनाया गया ये 20 से 25 दिसंबर को ये मनाया गया फिर ये मनाया जा रहा है। देखिए आज मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है इसलिए आवाज़ में भारीपन हो रहा है। अभी मैंने थोड़ा देर मतलब बोलना स्टार्ट किया तो मेरा गला बहुत दुखने लगा, मतलब कह सकते हैं जुकाम बहुत तेज है मुझे। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा है मेरा आवाज़ मुंह से निकल ही नहीं आ रहा, बहुत मतलब स्लोली आवाज़ निकल रहा है। इस चीज़ का आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आज आप लोग एडजस्ट कीजिएगा।
अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में युद्ध में रोबोट और स्वचालित मशीनों के प्रयोग को रोकने के लिए किस शहर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है और यहीं पर हम बात करें तो अभी हाल ही में युद्ध में रोबोट और स्वचालित मशीनों के प्रयोग को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि युद्ध में रोबोट और स्वचालित मशीनों के प्रयोग को रोकने के लिए हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व के 125 देशों की कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें अभी हाल ही में मतलब कह सकते हैं इसे रोकने को लेकर चर्चा हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यह कॉन्फ्रेंस है जो अभी हाल ही में आयोजित हुई। तो आप देख सकते हैं यह कॉन्फ्रेंस मानव जाति के लिए युद्ध के खतरे को कम करने पर काम करते हैं और इसी मुद्दे पर इसमें सारी चर्चाएं भी हुई। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इसके सदस्यों ने मांग रखी कि युद्ध में प्रयोग के लिए बन रहे किलर रोबोट्स पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। किलर रोबोट की अगर हम बात करें तो किलर रोबोट ऐसे रोबोट हैं जो कि मानव की तरह युद्ध करेगी और उनमें मस्तिष्क नहीं होगा और वो एक सिग्नल के आधार पर हमला करेगी, यानी कि कह सकते हैं ये कंप्यूटर से ऑपरेट होगा, इसके माध्यम से ही मतलब युद्ध होगा। ठीक है, तो इसी को मतलब कह सकते हैं मतलब बंद करने के लिए या फिर कह सकते हैं इसको नहीं बढ़ावा देने के लिए, इसे खत्म करने के लिए ऐसी एक मतलब कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुआ है और यहाँ पर 125 देशों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में 700 साल पुराने किस पुरातात्विक स्मारक का संरक्षण किए जाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अलाई दरवाजा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मेहरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा का संरक्षण का कार्य किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है और इस कार्य को अगले कुछ दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अलाई दरवाजा की तो अगले पॉइंट में हमने लिखा कि सन 1296 और 1316 के समय हिंदुस्तान में शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचे अलाई दरवाजा बनाने का कार्य शुरू किया था, लेकिन उनकी यह योजना पूरी नहीं हो सकी, यह अधूरी रह गई। और साथ साथ हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अलाई मीनार 24 मीटर ही बन पाई और इसी दौरान खिलजी की मौत हो गई या फिर उनकी मृत्यु हो गई। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है हमारा अलाई दरवाजा, जिनका अभी हाल ही में संरक्षण किए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा अगला है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इसका राइट आंसर है अभी हाल ही में यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये सारे देश इसमें कर सकते हैं मतलब भाग लिए हैं। हमने यहाँ पे पिछले वर्ष की चर्चा की। पिछले वर्ष 2020 में भारत ने भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक की मेजबानी की थी, जो कि इस वर्ष तीसरा बैठक है जिसकी मतलब कर सकते हैं नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है, इस बैठक में जो मतलब देश शामिल हुए तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला है आठवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य में इंडियन डेजर्ट कैट को पहली बार देखा गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ये इंडियन डेजर्ट कैट को पहली बार देखा गया। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इस अगले पॉइंट में लिखा है इंडियन डेजर्ट कैट को एशियाटिक वाइल्ड कैट या फिर एशियन स्ट्रेपी वाइल्ड कैट के भी नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह राजस्थान के थार रेगिस्तान का एक प्राणी है जो कि झाड़ीदार रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और यह बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। यहाँ पे हमने चर्चा किया पन्ना टाइगर रिजर्व की, क्योंकि यहीं पर पहली बार इसे देखा गया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना 1981 में हुई थी। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पर हमने अगला पॉइंट इसी में लिखा कि इस रिजर्व को भारत के 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था और साथ साथ केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना इसी टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित होगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के जोमो सूप को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैती इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये शायद एक अमेरिकी देश है हैती और इसी के मतलब कह सकते हैं जोमो सूप को भी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने कुछ और पॉइंट को लिखा, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। देखिए मेरी मजबूरी है कि आज मुझे बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सर्जियो एगुएरो इनका नाम है और ये फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ये किस देश के फुटबॉलर हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ वजह है जो कि हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि स्पेन के क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले स्टार स्ट्राइकर एगुएरो ने दिल की बीमारी के कारण फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया। ये दिल की बीमारी से संबंधित मतलब ये पीड़ित है इनसे, और इन्होंने अभी हाल ही में इसी को लेकर के संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा अगला है 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए बीपीएससी में अगर जो बुक लॉन्च हुआ है इसे आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी बाय कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि 20 दिसंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को जो मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि 20 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और यह दिवस विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई गई है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और ताइवान के बीच अभी हाल ही में ये समझौते पर सहमति जताई गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जो हमने अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा है अंतिम वाला पॉइंट, इसे आप लोग समझिएगा। ये तो समझौता अभी हाल ही में मतलब सहमति जताई गई है भारत और ताइवान के बीच। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, लेकिन चीन उसे अपने देश का हिस्सा मानता है और किसी दूसरे देश के साथ संबंध रखने पर धमकाता भी है। तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को ऐड किया, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग जो भी बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज वाले वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन हल्का कम किया है, कुछ वजह थी, आप लोग यहाँ समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इस वजह से आपको थोड़ा कम देखने को मिला। हालांकि जो अगला वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा, मैंने दवाई लिया है, आई होप कि मैं ठीक हो जाऊँ और अगला वीडियो जो होगा एकदम से इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा।